लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडेक्स एड्रेसिंग के बारे में देखा था और ये देखा था हम कैसे 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे और 3 डायमेंशनल अरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। आज के लेक्चर में हम लोग रिलेटिव एड्रेसिंग के बारे में देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव एड्रेसिंग, वी हैव डिफाइंड द इंडेक्स मोड यूजिंग जनरल पर्पस processor registers. A useful version of this mode is obtained in the program counter. PC is used instead of a general purpose register. तो वो क्या बोल रहा है? A useful version of this mode is obtained if the program counter is used. अगर हम program counter को यूज़ करते हैं relative addressing mode में, तो इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है जब हम जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ नहीं करेंगे। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम लोग या तो इंडेक्स रजिस्टर यूज़ कर रहे थे या फिर जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ कर रहे थे। रिलेटिव में उसने बोल दिया कि इंडेक्स जनरल पर्पस रजिस्टर को छोड़ के अगर हम पीसी प्रोग्राम काउंटर को यूज़ करें तो बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं हम रिलेटिव एड्रेसिंग का। Thus, XPC can be used to address a memory location that is X bytes away from the location presently pointed by the program counter. तो इस लाइन में वो ये बताना चाह रहा है कि X हमारा ऑफसेट है और प्रोग्राम काउंटर क्या हमारे पास रखता है? प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस अपने पास स्टोर रखेगा। तो XPC क्या बताएगा? XPC हमें ये बताएगा कि वो मेमोरी कितनी दूर है प्रोग्राम काउंटर से, X बाइट कितना दूर है प्रोग्राम काउंटर से, ये हमारा XPC बताएगा। तो XPC कैन बी यूज टू एड्रेस अ मेमोरी लोकेशन दैट इज X बाइट अवे फ्रॉम द लोकेशन प्रेजेंटली पॉइंटेड बाय द प्रोग्राम काउंटर। तो XPC क्या बता रहा है हमें? वो मेमोरी एड्रेस को बताएगा जो X बाइट दूर है प्रोग्राम काउंटर से। ठीक है। Since the addressed location is identified relative to the program counter, which always identifies the current execution point in a program. तो क्या बोल रहा है? Since the address location is identified relative, तो हम लोग जो एड्रेस लोकेशन है जो ढूंढ रहे हैं वो प्रोग्राम काउंटर के रिलेटिवली ढूंढ रहे हैं कि प्रोग्राम काउंटर से कितना दूर है, प्रोग्राम काउंटर से कितना पास है, हम ये देख रहे हैं। Which always identifies the current एग्जीक्यूशन पॉइंट इन अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम काउंटर क्या बता रहा है कि करंट एग्जीक्यूशन पॉइंट बता रहा है प्रोग्राम में। द रिलेटिव मोड इज एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग। तो रिलेटिव मोड ही हमारा ये होता है कि हम किसी एक पॉइंट के रिलेटिव देखते हैं। प्रोग्राम काउंटर को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया, उसके अकॉर्डिंग हम तो देख रहे हैं कि जो हमें एड्रेस लोकेशन चाहिए वो कितना दूर है। रिलेटिव मोड, द इफेक्टिव एड्रेस इज डिटरमाइंड by the index mode using the program counter। तो उसने क्या बोला कि हम लोग कैसे यूज़ कर रिलेटिव मोड में क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अलग इंडेक्स मोड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनरल पर्पस रजिस्टर की जगह हम लोग प्रोग्राम काउंटर का यूज़ कर रहे हैं। द इफेक्टिव एड्रेस इज डिटरमाइंड बाय द इंडेक्स मोड यूजिंग द प्रोग्राम काउंटर इन प्लेस ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर। दिस मोड कैन बी यूज टू एक्सेस डेटा ऑपरेंड, बट its most common use is to specify the target address in branch instruction। तो वो क्या बताना चाह रहा है कि इस मोड से हम लोग ऑपरेंड्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो इसका कॉमन तरीका है यूज़ करने का वो क्या है? हम लोग टारगेट एड्रेस को पॉइंट आउट करते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन में। ठीक है। एन इंस्ट्रक्शन सच एज ब्रांच ग्रेटर देन 0 लूप causes program execution to go to the branch target location identified by the name loop। तो क्या होगा अगर हमारे पास कहीं पे भी एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है ब्रांच ग्रेटर देन 0 लूप, तो क्या करेगा? इट causes program execution to go to the branch target location। तो हम क्या करेगा? वो ब्रांच टारगेट पे भेज देगा हमारे उसको, जैसे कि हमें ब्रांच इज ग्रेटर देन 0 ही, कोई भी हमारे पास रजिस्टर है उसमें वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करेगा? जो भी
टारगेट एड्रेस दे रखा है, टारगेट एड्रेस क्या हो गया यहाँ पे लूप, तो हमें कहाँ भेज देगा, वो लूप पे भेज देगा। तो वही उसने बोला है इट कॉजेज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू गो टू द ब्रांच टारगेट लोकेशन आइडेंटिफाइड बाय द नेम लूप। तो कौन से टारगेट लोकेशन पे भेज देगा, लूप। इफ द ब्रांच कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर ब्रांच कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो क्या हो रहा है इसमें, जब भी हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है ब्रांच ग्रेटर देन 0 और जंप ऑन 0, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर रजिस्टर की वैल्यू, अब रजिस्टर कौन सा यूज़ होगा वो हम बाद में देखेंगे, कौन से रजिस्टर की वैल्यू चेक करी जाती है वो बाद में देखेंगे। अभी एक रजिस्टर x मान लो हमारे पास है जिसकी वैल्यू हम देख रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम इस वाली लाइन पे आएगा वो बोलेगा भाई रजिस्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, चलो लूप पे वापस चलो। ब्रांच की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो उसने बोला भाई हमें टारगेट लोकेशन पे जाना ही पड़ेगा। दिस लोकेशन कैन बी कंप्यूटेड बाय स्पेसिफाइंग इट एज एन ऑफसेट फ्रॉम द करेंट वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। Since the branch target may be either before or after the branch instruction, the offset is given as a signed number. तो वो क्या बोल रहा है कि हमारा ब्रांच टारगेट जो है वो या तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, इसलिए हम एक साइंड नंबर देते हैं ±0. Recall that during the execution of an instruction, the processor increments the PC to point to the next instruction. The most computer use this updated value in computing the effective address in the relative mode. तो हम लोग ने पढ़ा था जब हम एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि पीसी से हम MAR को वैल्यू भेजते हैं, एड्रेस भेजते हैं, MAR मेमोरी लोकेशन पे जाता है, वहाँ से इंस्ट्रक्शन MBR को देता है, MBR अपने पास होल्ड करके रखता है, वो IR को भेजेगा। जैसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास हमारा इंस्ट्रक्शन पहुँचता है वहीं पे हम लोग पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि हमने जब एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन पढ़ा था तब हमने क्या देखा था, द प्रोसेसर इंक्रीमेंट्स द पीसी टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग पीसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते थे जिससे कि वो दूसरे इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करे। मोस्ट कंप्यूटर्स यूज दिस अपडेटेड वैल्यू इन कंप्यूटिंग द इफेक्टिव एड्रेस इन द रिलेटिव मोड। तो बहुत से कंप्यूटर इसी अपडेटेड वैल्यू को यूज़ करते हैं इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव मोड में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट द रिलेटिव मोड इज यूज टू जनरेट द ब्रांच टारगेट एड्रेस लूप। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिलेटिव मोड को हम यूज़ कर रहे हैं ब्रांच टारगेट एड्रेस लूप को जनरेट करने के लिए इन द ब्रांच इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम फिगर 2.12। तो फिगर 2.12 देखते हैं। ये फिगर 1.4 है। हाँ, तो इधर क्या हो रहा है, हम लोग इस वाले फिगर को लेते हुए चल रहे हैं जो पेज नंबर 51 पे है 2.12, और इसमें जो ब्रांच ग्रेटर देन 0 है। अब हम इसमें जिस पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाते हैं हम उस रजिस्टर की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं हम लोग। For example, suppose that the relative mode is used to generate the branch target address loop in the branch instruction of the figure 2.12. Assume that the 4 instructions of the loop body starting at loop are located at memory location 1000, 1004, 1008 and 1012. तो अब क्या बोल रहा है कि सपोज कर लो कि हम लोग 4 इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, 1000 से 1004, 1008 और 1012. Hence, the updated content of the program counter at the time the branch target address is generated will be 1016. तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो पीसी की वैल्यू होगी अपडेट होके 1016 हो जाएगी। To branch to location loop, the offset value needed is x-16. तो क्या बोल रहा है कि अब हमें दोबारा से लूप पे ब्रांच करने के लिए कौन सी ऑफसेट वैल्यू यूज़ करनी है, वो है x = -16।
assembly language allows branch instruction to be written with labels to donate the branch target. तो हम लोग ब्रांच इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखते हैं, एक लेबल के साथ डोनेट करते हैं जहाँ पे हमने लूप को एज अ लेबल माना है. ठीक है, अगर हम इधर आके देखें तो हमारा ये लेबल की तरह काम करता है. ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे तो ब्रांच ग्रेटर देन 0 और ये लेबल, तो लेबल हमारा यहाँ पे लूप हो गया. When the assembler program processes such an instruction when the assembler program processes such an instruction, it computes the required offset value -16 in this case and generate the corresponding machine instruction using the addressing mode -16 PC. तो जब भी कोई असेंबलर ऐसे प्रोग्राम को प्रोसेस करता है तो वो क्या करेगा, वो कंप्यूट करेगा जो उसको ऑफसेट वैल्यू चाहिए. इस केस में हम लोगों ने उसको -16 लिया है और फिर एक मशीन इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग एक एड्रेसिंग मोड यूज़ करता है -16 PC, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था x PC, और हमने देखा कि x की वैल्यू साइंड नंबर होती है. अगर हम देखें द ऑफसेट इज गिवन एज अ साइंड नंबर, तो ये एक चीज़ वो बोल रहा है कि जब भी कोई भी असेंबलर प्रोग्राम इस प्रोग्राम को या फिर इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा तो वो ऐसे प्रोसेस करेगा -16 ब्रैकेट में PC की वैल्यू. तो PC की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अब हमारे पास 2-3 एडिशनल मोड्स आ जाते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने 5 एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस कर लिया है: इमीडिएट, रजिस्टर, एब्सोल्यूट, इनडायरेक्ट और इंडेक्स. तो इमीडिएट में हमने देखा था कि जो ऑपरेंट की वैल्यू है वो ही हमारा जो इंस्ट्रक्शन में वैल्यू दी हुई है वही हमारी वैल्यू होती है और हम उसको हैश से डिनोट भी करते हैं. उसके बाद रजिस्टर देखा था. रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर में हमारा रजिस्टर का नाम दे रखा होगा, उधर हमारा वैल्यू पड़ी होगी या फिर ऑपरेंट पड़ा होगा. एब्सोल्यूट या फिर डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स में हमने क्या देखा था कि हमने एक अपनी मेमोरी लोकेशन दे दी, उस मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे तो हमें हमारा डेटा मिल जाएगा. इनडायरेक्ट में हमने क्या देखा, इनडायरेक्ट में हमने ये देखा कि हमें एक एड्रेस या फिर एक रजिस्टर का नाम दे रखा होगा, हम उस एड्रेस या फिर उस रजिस्टर के पास जाएंगे, उधर से हमें एक और एड्रेस मिलेगा, हम फिर उस एड्रेस पे जाएंगे, तब जाके हमें एक वैल्यू मिलेगी. तो पहले हमें 2 स्टेप में काम होगा. पहला एड्रेस लो या फिर रजिस्टर का नाम लो, उसमें जो एड्रेस पड़ा है उस पे जाओ, वहाँ से वैल्यू उठा के लाओ. इनडायरेक्ट में हमने ये देखा. इंडेक्स में हमने क्या देखा, इंडेक्स में हमने देखा कि हम कैसे 1D, 2D और 3D एरेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हमने वहाँ पे देखा हमारे पास एक ऑफसेट वैल्यू दे रखी होगी और कोई या तो इंडेक्स रजिस्टर दे रखा होगा या फिर हमारे पास एक जनरल पर्पस रजिस्टर दे रखा होगा. हम उसकी वैल्यू को ऑफसेट वैल्यू के साथ ऐड करते हैं, हमें मिल जाता है हमारा इफेक्टिव एड्रेस. कभी कभी हमने ये भी देखा कि दोनों ही हमारे पास रजिस्टर दे रखे होते हैं. तो अगर ऐसा केस आ जाता है तो ये 2D एरे का केस बन जाता है. तो उसमें हमें दोनों रजिस्टर की वैल्यूज़ को ऐड करके हमारा इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ता है. फिर हमने तीसरा देखा जहाँ पे हमारे पास ऑफसेट वैल्यू और 2 रजिस्टर भी दे रखे होते हैं, X भी दे रखा होता है और RI और RJ 2 एडिशनल रजिस्टर्स भी हमारे पास दे रखे होते हैं. तब हमको तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ता है और उससे हम लोग 3D एरेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. We had given a number of common versions of index mode, not all of which may be found in one computer, although these modes suffice for general computations. Many computers provide additional modes intended to aid certain programming tasks. तो बहुत से कंप्यूटर हमारे पास एडिशनल मोड्स भी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं, अच्छे मतलब प्रोग्रामिंग के जो भी टास्क हैं उसको बेहतर कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पे 2 मोड्स आ जाते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. एक होता है ऑटो इंक्रीमेंट और एक होता है ऑटो डिक्रीमेंट. ऑटो इंक्रीमेंट मोड, द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट इज द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन. तो ऑपरेंट का इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है,
एक रजिस्टर का कंटेंट होता है जो कि हमने इंस्ट्रक्शन में दे रखा है. आफ्टर एक्सेसिंग द ऑपरेंट, द कंटेंट ऑफ दिस रजिस्टर आर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट आइटम इन द लिस्ट. तो क्या होता है, जैसे हमने एक ऑपरेंट को एक्सेस कर लिया तो जो भी रजिस्टर का कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिससे कि वो दूसरे आइटम को पॉइंट आउट करने लगे उस लिस्ट में. वी डिनोट द ऑटो इंक्रीमेंट मोड बाय पुटिंग द स्पेसिफाइड रजिस्टर इन पैरेंथेसिस. तो हम कैसे डिनोट करते हैं कि कब हमें ऑटो इंक्रीमेंट मोड लेना है, हम रजिस्टर को पैरेंथेसिस में देते हैं और डबल एक प्लस का साइन दिखा देते हैं. To show that the content of the register are used as the effective address followed by a plus sign to indicate that these content are to be incremented after the operand is accessed. Thus, the auto increment mode is written as in parenthesis register name plus. अब जो C पढ़ रखे हैं उनको ये पता होगा कि एक प्री इंक्रीमेंट मोड होता है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है, लेकिन वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ C तक ही रखेंगे. यहाँ पे बेसिक ऑटो इंक्रीमेंट मोड जहाँ पे प्लस का साइन रजिस्टर के नेम के बाद आता है. इम्प्लिसिटली द इंक्रीमेंट अमाउंट इज 1 व्हेन द मोड इज गिवन इन दिस फॉर्म. तो क्या होता है, अगर हम इस फॉर्म में देते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 से बढ़ेगा, लेकिन इन अ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, हमने पहले डिस्कस कर चुका है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी होती है. तो जब हम बाइट एड्रेसेबल मेमोरी की बात कर रहे हैं, दिस मोड वुड ओनली बी यूजफुल इन एक्सेसिंग सक्सेसिव बाइट ऑफ सम लिस्ट. तो ये मोड कुछ ही बाइट तक के लिए काम करेगा. टू एक्सेस सक्सेसिव वर्ड्स इन अ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी विद अ 32-bit वर्ड लेंथ द इंक्रीमेंट मस्ट बी 4. तो क्या बोल रहा है कि अगर एक बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में जिसका वर्ड लेंथ 32-bit है उसमें हमें 4 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एक सेल 4 बाइट की लोकेशन ले रहा है. अगर हम प्लस करेंगे तो वो 1 बाइट आगे जाएगा ना, तो इसका मतलब हम अभी भी उसी मेमोरी में खेल रहे हैं. तो अगर हमें नेक्स्ट मेमोरी को नेक्स्ट सेल को पॉइंट आउट करना है, नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट आउट करना है, तो हमें 4 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. कंप्यूटर that have the auto increment mode automatically increment the content of the register by a value that corresponding to size of the access operand. तो जिन कंप्यूटर के पास ऑटो इंक्रीमेंट मोड होता है वो अपने आप से ही उसके कंटेंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं बाय द वैल्यू दैट करस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ एक्सेस ऑपरेंड. तो जो भी आप ऑपरेंड को फेच कर रहे हैं उसके साइज के अकॉर्डिंग वो उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं. दस द इंक्रीमेंट इन 1 for a byte size operand, 2 for a 16-bit operand, 4 for a 32-bit operand. तो 1 बाइट के लिए एक बार इंक्रीमेंट होगा, 2 के लिए अगर 16-bit का ऑपरेंड है तो 2 से इंक्रीमेंट अपने आप होगा, 32-bit का है तो 4 से इंक्रीमेंट अपने आप होगा. Since the size of the operand is usually specified as a part of the operation code of an instruction. अब हमारा जो ऑपरेंड का साइज है वो पहले से ही हमारे ऑपरेशन कोड में एक ऑप कोड होता है उसमें स्पेसिफाइड रहता है. इट इज़ सफिशिएंट टू इंडिकेट द ऑटो इंक्रीमेंट मोड एज RI+. इसलिए हम अगर RI+ दे रहे हैं तो वो काफ़ी है इंक्रीमेंट करने के लिए. ठीक है, अब ये ऑप कोड क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, और एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी हमें पढ़ना है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. इफ द ऑटो इंक्रीमेंट मोड इज अवेलेबल इट कैन बी यूज्ड इन द फर्स्ट ऐड इंस्ट्रक्शन इन फिगर 2.12 एंड सेकेंड ऐड कैन बी एलिमिनेटेड. द मॉडिफाइड प्रोग्राम इज शोन इज 2.16. तो मॉडिफाइड प्रोग्राम को देख लेते हैं. तो मॉडिफाइड प्रोग्राम कुछ ऐसे दिख रहा है, वो बोल रहा है कि मूव n, मूव, अब हमने नम को R2 में भेज दिया, क्लियर किया R0 को, ऐड किया R2+. तो R2 अब जब जैसे ही लूप काम करने लगेगा ना तो क्या होगा, R2 अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होगा और नेक्स्ट वाले एलिमेंट को करता रहेगा. वरना हम उसमें क्या कर रहे थे, नम में ऐड कर रहे थे. देख के आते हैं हम उसमें क्या कर रहे थे. हम R2 में 4 का ऐड कर रहे थे बार बार. लेकिन अब हमने ऑटो इंक्रीमेंट मोड पढ़ लिया है तो हम R2+ करेंगे तो क्या होगा, अपने आप से उसमें 4 ऐड होता जाएगा. क्यों?
क्योंकि अब कंप्यूटर को पता है कि उसकी वर्ड लेंथ कितनी है। हम लोग 32 बिट की बात कर रहे हैं, इसलिए वो +4 कर रहे हैं। चलो, तो हमने ये देखा, दोबारा रीडिंग पे वापस जाते हैं। इन द ऑटो इंक्रीमेंट मोड इज अवेलेबल, it can be used in the first add instruction in figure 2.12 and second add instruction can be eliminated. The modified program is shown as figure 2.16 जो हमने देख लिया. As a companion for the auto increment mode, another useful mode is access the items on a list in the reverse order. तो ऑटो इंक्रीमेंट मोड से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक और हमारे पास चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ऑटो डिक्रीमेंट मोड. ऑटो डिक्रीमेंट मोड में क्या होता है, द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन आर फर्स्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड एंड आर देन यूज्ड एज द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. तो क्या करते हैं हम लोग, कंटेंट को माइनस करते हैं और फिर उसको इफेक्टिव एड्रेस की रूप में लेते हैं. किसका कंटेंट? रजिस्टर का. जो भी आपने रजिस्टर अपने इंस्ट्रक्शन में दे रखा है उसके कंटेंट को हम पहले डिक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद उसको यूज करेंगे एज एन इफेक्टिव एड्रेस. ठीक है. वी डिनोट द ऑटो डिक्रीमेंट मोड बाय पुटिंग द स्पेसिफाइड रजिस्टर इन द पैरेंथेसिस. सेम है, बस प्लस साइन हम लोग बाद में देते थे, यहाँ पे माइनस साइन हम लोग पहले देंगे. We denote the auto decrement mode by putting the specified register in parentheses preceded by a minus sign. Preceded मतलब पहले, to indicate that content of the register are to be decremented before being used as the effective address. उसमें क्या हो रहा था ऑटो इंक्रीमेंट में, हम लोग पहले कंटेंट को यूज करते थे फिर उसको इंक्रीमेंट करते थे. यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं फिर उसको एज एन इफेक्टिव एड्रेस यूज कर रहे हैं, इसलिए साइन पहले आया है. इन दिस मोड ऑपरेंड्स आर एक्सेस्ड इन डिसेंडिंग addressing order. The reader may wonder why the address is decremented before it is used in the auto decrement mode and incremented after it is used in the auto increment mode. The main reason for this is given in section 2.8 where we show how these two modes can be used together to implement a important data structure called stack. तो एक data structure stack है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे हम इन दोनों का यूज़ करते हैं वो 2.8 सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे. द एक्शन परफॉर्म बाय द ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड्स कैन ऑब्वियसली बी अचीव बाय यूजिंग टू इंस्ट्रक्शन, वन टू एक्सेस द ऑपरेंट एंड द अदर टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द रजिस्टर दैट कंटेन द ऑपरेंट एड्रेस. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड को अचीव करना है तो हम दो इंस्ट्रक्शन के थ्रू अचीव कर सकते हैं. एक जहाँ पे हमें ऑपरेंड को एक्सेस करना है एंड दूसरे में क्या करेंगे, या तो उसको इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे रजिस्टर के कंटेंट को. कंबाइनिंग द टू ऑपरेशन इन वन इंस्ट्रक्शन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो अगर हम इन दोनों इंस्ट्रक्शन को कंबाइन कर दें एक इंस्ट्रक्शन में तो उससे क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम हो जाएंगे नीडेड टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क. हाउएवर we will show in chapter 8 that it is not always advantageous to combine two operation in a single instruction. अब वो ये बोलना चाह रहा है कि हम चैप्टर 8 में देखेंगे कि हमेशा ये एडवांटेजेस नहीं होता कि हम दो ऑपरेशन को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में करके दिखा दें. कभी कभी ये क्या होता है, कॉस्टली पड़ जाता है हम लोगों को. देखेंगे हम लोग सी में भी बहुत देखेंगे कि कौन कौन से हम लोगों को ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस. जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग हमेशा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नहीं भागते, कभी कभी हम किसी और ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि कॉस्ट कम आती है, टाइम कम लगता है, इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वो ऑपरेटर्स यूज़ करो, ऐसे ऑपरेशंस यूज़ करो, ऐसे इंस्ट्रक्शंस यूज़ करो जो टाइम कंज्यूमिंग ना हो. ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि हम लोग चैप्टर 8 में देखेंगे क्यों एडवांटेजेस नहीं होते दो ऑपरेशन को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में बदलना. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एड्रेसिंग मोड्स ख़त्म होता है, जहाँ पे हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट या फिर एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड,
रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड और ऑटो डिक्रीमेंट और ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड के बारे में डिस्कस किया। एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर अभी चर्चा हम लोग ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मेमोरी शुरू करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कितनी टाइप की मेमोरी हमारे पास होती है और कैसे हम लोग उस मेमोरी को यूज़ करते हैं, कौन सी मेमोरी अच्छी मेमोरी है, कौन सी मेमोरी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।